हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया सारे लोग? फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या हो? सब बढ़िया? हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, सारे लोग बढ़िया हो गया? मस्त एकदम। चलो ठीक है, सब बढ़िया। आवाज सही आ रही है? आज तो नहीं गूंज रही? आप बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया एकदम। मास्टर भी ठीक ठाक हैं, आपके सामने खड़े हैं जिंदा। हाँ, अब ये बताओ, आवाज सही आ रही है ना? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। वॉइस क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? कोई इको या गूंजना जैसा कुछ नहीं? नो सर, आज क्लियर है वॉइस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, वॉइस ही आ रही है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किया है भैया ना। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। हाँ, कल वाले में कोई दिक्कत बेटा किसी को? कल वाले में किसी बच्चे को कोई समस्या? कल वाले में किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी बोलो रे। नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है? नो सर, बहुत बढ़िया बेटा। प्रेक्षा, सोहेल, प्रेम, कोई दिक्कत आपको नहीं है, बहुत अच्छे। चलो, तो कल शायद हम लोगों ने क्लास जो ओवर करी थी, कल हम लोगों ने जहां पर क्लास ओवर करी थी वो था हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन फ्लोराइड के हाइड्रोलिसिस पर बात को खत्म किए थे। क्या यहीं पर खत्म किया था? हाँ या ना? जल्दी से बताओ देखें, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड पर ही बात को खत्म किया था क्या? यस और नो में बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, यस और नो। अरे बताओ यार। नो सर, यस सर। तो मैंने कहा लाड़ो वीडियो देखनो पड़ सी है। न्यू कौन बताओ थे? है? एक सेकंड होल्ड करोगे या फिर मैं गोपी जी निकालना? अबे मूर्खो, तुम बता तो दिया करो कल क्या पढ़ाया था, जब तुम्हें नहीं पता क्या पढ़ाया रे बाउली जनता। मेरे पीप लोग चल रहे हैं 4-5 क्लासेस में अलग अलग। अब मेरे को ये नहीं पता रहता कि कौन सी क्लास में कहां तक पढ़ा रहे, ये पता होता टॉपिक क्या चल रहा है। बावले लोग, इनको बच्चों को यही नहीं पता होता कि पढ़ाया क्या है मास्टर ने। आगे लेना, आदि में चलो। हाँ हाँ, और चलो, चलो ठीक है, चलो चलो। इंटर हेलोजन, ठीक है, चलो आगे, चलो चलो। मार्शल एसिड भी हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ भैया, मार्शल एसिड तक करवा दिया था, इंटर हेलोजन भी करवा दिया था, मार्शल एसिड भी करवा दिया था, और आप लोगों के जेनॉन फ्लोराइड भी आपको करवा दिए थे। यानी कि सर मोस्ट ऑफ चीजें जो हैं वो आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे याद रखा करो मास्टर ने क्लास कहां पे खत्म करी। ठीक है, बात समझ में आ गई? मास्टर को तो याद नहीं रहता, मास्टर का तो बुढ़ापा आ गया है, तुम बूढ़े थोड़ी हो गए बे। चलो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे स्टार्ट करते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना, जहां भी दिक्कत लगे बेटा बता देना, ठीक है। मैं बोलते हुए चलता हूं, आप लोग बताना कि उनमें से कोई सा हाइड्रोलिसिस बच तो नहीं गया, उनमें से कोई सा हाइड्रोलिसिस बच तो नहीं गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो जो हाइड्रोलिसिस मैंने बताए हैं वो मैं बोल देता हूं, क्या उनमें से कुछ बचा तो नहीं। BCl3 का बताया, NCl3 का बताया, PCl3 का बताया, ASCl3 का बताया। उसके बाद जो है वो PCl5 का बताया, SF4 का बताया। उसके बाद जो है आप लोगों के SbCl3 और BiCl3 का बताया, BeCl2 MgCl2 का बताया, SiCl4 का बताया। उसके बाद BF3 का, SiF4 का बताया। उसके बाद जेनॉन फ्लोराइड का बताया, इंटर हेलोजन का बताया। क्लियर है? ये हाइड्रोलिसिस मैंने कल के लेक्चर में बताए हैं। अब ये बोलो, क्या इनमें से कुछ बाकी तो नहीं है? फटाफट बोल दो बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। क्या यही हाइड्रोलिसिस आपको बताए हैं क्या कल, या इनमें कुछ और भी है, कुछ बच गया इनमें से? जल्दी बोलो, क्या ये सारे बता दिए? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, देखो मार्शल एसिड भी करवा दिया, मार्शल एसिड भी करवा दिया, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं। अगला पॉइंट जो है वो आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से सुनना सारे लोग।
ध्यान से बात को समझना। आपके पास क्या है बेटा, P4O10, क्या है, P4O10। P4O10 की बात है, P4O10 को आप वाटर प्रोवाइड कर दो बेटा। जैसे ही वाटर प्रोवाइड करोगे, सबसे पहले ये क्या बनाता है, HPO3 होल 3, क्या बनाता है, HPO3 होल 4। ठीक है सर। अगर इसकी बात की जाती है तो आपके सामने HPO3 को क्या बोला जाता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर इसके 4 मोल हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोल देते हैं, टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है। दूसरी बात सुनना, इसको आगे और वाटर प्रोवाइड करते हैं तो ये बना देता है H2P2O7। क्या बना देता है, H2P2O7। इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको बोला जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बेटा इसको और प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या बना देता है, H3PO3, और इसको क्या बोल दिया जाता है, तो आप क्या बोलते हो, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोल देते हो, फॉस्फोरिक एसिड। ये कहानी आपके सामने क्या होती है बेटा, आती है किसकी, जब आप फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड सॉरी ऑक्साइड कौन सा, तो अपन ने क्या बोला, P4O10 का हाइड्रोलिसिस करते हो। ठीक है। अब सुनना, अब सुनना, देखो सर हमसे क्या कहता है, हमसे क्या कहता है वो सुनना। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो यहां पर फॉस्फोरिक एसिड के कितने मोल बनते हैं, 4। तो अपन क्या कहते हैं कि 1 मोल P4O10, 1 मोल P4O10, ध्यान से सुनना, अगर 1 मोल P4O10 का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो आप लोगों को जरूरत होती है कितने मोल वाटर की, तो अपन क्या कहते हैं, यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन आ गए, 12। 12 हाइड्रोजन आने का मतलब यहां पर एक भी नहीं है, वहां पर 12 है। तो कितने H2O चाहिए बेटा, 6 H2O। 6 H2O मिलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हो, क्या बनता है, 4 मोल H3PO3 के आपके पास H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 के क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये कहानी आप लोगों के सामने होती है, बात पल्ले पड़ गई। तो ये क्वेश्चन जो है यहां पर जो मैंने ये लिखा है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि 1 मोल P4O10 है, अगर आप लोग इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस चाहते हो तो कितने मोल वाटर चाहिए होते हैं और कितने मोल प्रोडक्ट जो है वो आपका बनता है। क्लियर, ये कंडीशन बेटा आपके सामने होती है, ये एक सिंपल सा फिनोमिना होता है। अब सुनना अगली बात, अब सुन अगली बात, ये हाइड्रोलिसिस का एक पॉइंट। अब हाइड्रोलिसिस के दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं, हाइड्रोलिसिस के दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं। अगला पॉइंट जो है मेरे बच्चों बहुत आसान है और कई बार आपको देखने को मिलेगा, क्या है वो सुनना। देखो सर सबसे पहले हम बात करते हैं CO की। CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर हम बात करते हैं बेटा NO की, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है। बेटा हम बात करते हैं N2O की, न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, CCl4 की। CCl4 जो है आप जानते हो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा किसकी, NF3 की, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। न्यूट्रल वाला वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ये भी रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा किसकी, SF6 की, ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। बेटा अपन बात करते हैं SiO2 की, ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। अपन बात करते हैं बेटा आयोडीन की, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, यहां पर आप लोग जितने भी मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, इन सारे मॉलिक्यूल्स की एक चीज कॉमन है, क्या है कि सर रूम टेम्परेचर पर अगर आप लोग इनको वाटर देते हो तो क्या होता है, नो रिएक्शन, इनकी रिएक्शन नहीं होती है, या फिर आप लोग बोल सकते हो नो हाइड्रोलिसिस। क्या बोला, नो हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस के एक और पॉइंट की कहानी होती है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जो है आते आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसको देख लें, इसका फोटो खींच लें और फिर अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका फोटो खींच लें और फिर जो है वो अपन आगे बढ़ते हैं। आराम से चेक कर लो क्या पूरी बात आपको क्लियर हो गई क्या। क्लियर होने के बाद अपन जो है उसका फोटो खींचेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर जो है वो अपन आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट से बता दो मेरे बच्चों, फटाफट से बता दो कि क्या आपको बात क्लियर हो गई। अगर बात क्लियर हो गई तो फोटो खींच लो, फोटो खींच के डन डना डन बोल दो ताकि मैं आपको आगे ले चलूं, ताकि मैं आपको आगे ले चलूं।
अब भाई हो गया, चलो आयो भैया, सबने फोटो खींच ली, सबने फोटो खींच ली और 2 लोगों के जवाब आए हैं डन। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, सो रहे हो गया मेरे बच्चों? जवाब तो दिया करो यार, अरे जवाब तो दिया करो भैया, रेस्पॉन्ड तो किया करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो बात ये आती है कि अगर CCl4 का, NF3 का, इनका अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो क्या हमेशा ही नहीं होता? तो अपन कहते हैं कि नहीं सर, हम बात करते हैं किसकी, तो आप लोग क्या बोलते हो सर, हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की। ठीक है, तो अब सुनना, अब हम लोग कंडीशंस को थोड़ा बदल देते हैं और उन बदली हुई कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो सुनना। देखो सर, कई बार क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है कि यार यहां पर जो है वो किस टाइप का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो सुनना, अगर अपन बात करते हैं मैकेनिज्म की, सुन लेना बच्चों, अगर मैं बात करता हूं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस की, ध्यान से सुनना भाई, मैंने कल भी आप लोगों से प्रोमिस किया था कि आप लोगों को जो है वो 20 सेकंड में आपका मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट और उसका जो मैकेनिज्म है वो सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल वो वक्त आ गया है, ध्यान से सुनना। यहां पर जो है 2 चीजें होती है, यहां पर 2 चीजें होती है, क्या होती है वो सुनना। अपन कहते हैं कि यार अगर हमें, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर हमें मैकेनिज्म के बारे में पूछता है तो हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या कि सर, अपन पहला लिखेंगे कि सर रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, लिखा है इंग्लिश में ऐसे मजे लेने के लिए, रूम टेम्परेचर पर अगर किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो और आप उसका करवाना चाहते हो तो वहां पर मेरे बच्चे जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, तो आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होती है। बट किस टाइप की, तो आप कहते हो यूनिमॉलिक्यूलर SN1 टाइप की। SN1 टाइप की मैकेनिज्म जो होती है उसमें इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनता है, तो आप लोग क्या कहते हो, कार्बोकेटाइन बनता है। ये आप लोगों को पहले से पता है। ठीक है, दूसरा अपन क्या कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर, दूसरा सुनना बेटा, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस हो जाए, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस हो जाए। अगर रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो यहां पर मैकेनिज्म कई टाइप की होती है, यहां पर मैकेनिज्म कई टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं कि नंबर 1 SN2 मैकेनिज्म हो सकती है। SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो सिंगल स्टेप में होती है और यहां पर इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये मेरे बच्चों को पहले से पता है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप लोग ऐसी बातें पढ़ के आते हो। अगर SN2 टाइप की होती है तो अपन क्या कहते हैं कि ये कब होती है, तो अपन कहते हैं कि सर ये तब होती है जब when all bonds are सिंगल, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल। तो वहां पर आप लोग मैकेनिज्म क्या बता दोगे, SN2 मैकेनिज्म बता दोगे। बात पल्ले पड़ गई। जैसे BCl3 है, NCl3 है, आप लोगों का PCl5 है, PCl3 है, इन सब का हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म कौन सा हो जाता है, तो अपन कहते हैं कि स्टार्टिंग में आपका क्या है, SN2। अब सुनना बेटा, नंबर 2 में क्या हो सकता है, तो अपन कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, SNAE टाइप का मैकेनिज्म। SNAE टाइप का मैकेनिज्म बच्चों कौन देगा, तो अपन क्या कहते हैं कि when डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ध्यान से सुन लेना क्या बोला, when डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बेटा जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो मैकेनिज्म किस टाइप का हो जाता है, SNAE टाइप का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन टाइप का। क्लियर। यहां पर अपन क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड कहां होता है, तो जब PCl3 का, PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पहले स्टेप में बनता है POCl3, POCl3 में डबल बॉन्ड आ गया तो अब आगे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बनता है H3PO4। अब सुनो, PCl5 से POCl3 बनना SN2 है, POCl3 से H3PO4 बनना बेटा क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, SNAE है। क्या है, SNAE है। बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से, आसान सी चीज आपको समझाई है, एकदम सिंपल सा फिनोमिना जो है वो आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब सुनो अगली बात, अब सुनो अगली बात, नंबर 3 पर अपन बात करते हैं। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं कि और कौन सी हो सकती है, तो अपन क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। तुम बोलोगे यार ये मैकेनिज्म मास्टर कौन देगा, तो उसका भी जवाब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देता है, जब अपन क्या कहते हैं कि व्हेन लिविंग ग्रुप, ध्यान से सुनना, व्हेन लिविंग ग्रुप क्या हो, अब्सेंट हो। व्हेन लिविंग ग्रुप क्या हो, अब्सेंट हो। जब लिविंग ग्रुप अब्सेंट होता है तो आप उसको नाम क्या दे देते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे आप लोग ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवा रहे हो, नॉर्मल ऑक्साइड की रिएक्शन है, तो उस टाइम क्या होता है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वहां पर हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 पर अपन बात करते हैं। नंबर 4 पर अपन बात करते हैं तो आप लोग क्या कहते हो, ध्यान से सुनना। नंबर 4 पर क्या आता है, रेडॉक्स। नंबर 4 पर क्या आता है, रेडॉक्स। रेडॉक्स कब होता है, रेडॉक्स कब होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जहां भी चेंज होता है, मतलब वहां पर किस टाइप का मैकेनिज्म चल रहा है, रेडॉक्स मैकेनिज्म चल रहा है। क्लियर है, ये सारी कहानी आप लोगों के पास होती है जो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से मैकेनिज्म का लफड़ा क्लियर हो गया होगा, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, आप लोग बात को पल्ले पड़ गई होगी। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या आपको बताई गई सारी बातें क्लियर है क्या, यस और नो। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो बच्चों, क्या आपको जो बताया गया है वो क्लियर है या नहीं है। क्या आपको जो बताया गया है वो क्लियर है या नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बच्चों के जवाब यस सर में आ रहे हैं सबके, तो फोटो खींच लो और डन बोल दो, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चों का जवाब यस में है। हाँ भाई, फोटो खींच लो और डन बोल दो, ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़ पाए। चले भाई, चला, नेक्स्ट, हो गया डन सबका। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा, अगली बात करते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली बात करते हैं। ठीक है सर, अब सुनना भाई। अब देखो सर, क्या आता है कि हमारे पास जो है वो आप लोग ही बताओगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मैं एक दो मॉलिक्यूल लेता हूं और उन एक दो मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं कि उनमें क्या हुआ है और क्या हो रहा है। अपन कह रहे हैं हमारे पास क्या है बेटा, CCl4। हमारे पास बेटा क्या है, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, मैं आप लोगों से पूछ लूं कि क्या रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस होगा क्या, तो आप लोग सीधे मना कर दोगे, ना मास्टर नहीं होगा। क्लियर है, जिसका रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता उसका हाइड्रोलिसिस कौन सी मैकेनिज्म से होता है, SN1 से होता है। SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। अब आपको मैकेनिज्म बताना है, आपको नहीं देखना है कि मैकेनिज्म कैसे होगी। क्यों, क्योंकि तुम्हारे काम नहीं आता बेटा, जेई में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि CCl4 जो है, आप लोग क्या करो, इसको कैटालिस्ट दे दो। ध्यान से सुनना, इसको क्या दे दो, कैटालिस्ट दे दो। हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये बना देता है COCl2 प्लस 2HCl। एक काम करो, COCl2 की मैं बात करूं तो आप लोग बेटा इसको नेम क्या देते हो, क्या कहा जाता है, फोस्जीन। और यहां पर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर SN1 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हो गया, बात समझ में आ गया। चलो अगली बात पे चलते हैं। ये तो था नंबर 1। नंबर 2 की मैं बात करता हूं बेटा, NF3। NF3 जो होता है, अगर मैं रूम टेम्परेचर पर बात करूं तो रूम टेम्परेचर पर इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। लेकिन इसी की बच्चों मैं आगे बात करता हूं, अगर आप लोग इसको क्या दे दो, हाई टेम्परेचर दे दो, तो ये क्या करता है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बना देता है। और वो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, N2O3, जो आगे चलकर डिसोसिएट हो जाता है किसमें, NO प्लस NO2 में चला जाता है। क्लियर है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, NO प्लस NO2 जो है वो क्या होता
है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चों, तो अपन क्या कहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। अगर आप इसी टाइप से SF6 की बात करते हो, नंबर 3 पर बात करता हूं, अगर आप लोग SF6 की बात करते हो तो रूम टेम्परेचर पर इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बता दूंगा, अभी बता दूंगा, 5 मिनट में ये पॉइंट भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसको हाई टेम्परेचर देते हो तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू बेटा ये क्या बना देता है, SO3 बना देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कोई चेंज नहीं होता। ये 3 कंपाउंड जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन तो आ भी रखा है जेई में, क्लियर है। तो फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन है बेटा, डन है सबका, डन, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये आपके हाइड्रोलिसिस का ये पॉइंट भी क्या होता है, खत्म। ये आपके हाइड्रोलिसिस का ये पॉइंट भी क्या होता है, खत्म। चलिएगा और आगे आपको लेके चलता हूं, अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं, ठीक है। अगले पॉइंट की मेरे बच्चों में बात करता हूं, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। अब देखो हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड एक और बात हम यहां पर देखते हैं, हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड एक और बात हम लोग यहां पर देखते हैं। वो क्या होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप लोगों के नीट ने कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपकी नीट ने कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है। वो क्या है, तो अपन क्या कहते हैं, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या पूछा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, मात्रा। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, मात्रा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि आप लोग जल अपघटन की मात्रा की बात कर रहे हो। देखो सर, हाइड्रोलिसिस जो है ना, हाइड्रोलिसिस जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, तो अपन क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का। हाइड्रोलिसिस किसका होता है, कोवलेंट कंपाउंड का। क्लियर है, किसका होता है, कोवलेंट कंपाउंड का। तो जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, जिसमें भी कोवलेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, उसके हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी भी क्या होती है बच्चा, ज्यादा होती है। तो अपन क्या कहते हैं, अपन क्या बोलेंगे कि सर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बेटा किसके, तो अपन क्या बोल देंगे, कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसके हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सा बेसिक फिनोमिना होता है। इसमें और भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आप नीट के स्टूडेंट हो, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चन की डेप्थ में जाने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब सुन लेना, जो तरीका बता रहा हूं उससे क्वेश्चन तुम्हारे सारे निपट जाएंगे, क्वेश्चन में कहीं भी कोई लोचा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिएगा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं BF3 की, BCl3 की, उसके बाद करते हैं BBr3 की, और उसके बाद करते हैं बात किसकी, Bi3 की। ये कंपाउंड आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा है बेटा क्या, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या पूछा है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की रेट पूछी है कि भैया हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा, ठीक है। तो अपन यहां पर एक काम करते हैं, आप लोग यहां पर है ना बेटा, पोलराइजेशन को अप्लाई करो। किसको अप्लाई करो, पोलराइजेशन को। देखो सर, बोरोन सब में कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोग जा रहे हो तो आप लोग यहां पर क्या बता सकते हो कि सर एनायन का जो साइज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पोलराइजेशन क्या करता है, इंक्रीज। तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या करता है बेटा, इंक्रीज। तो आप लोग क्या कह देते हो कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बेटा यहां पर ऑर्डर जो है वो किस टाइप का आता है, तो अपन कहते हैं इस टाइप का ऑर्डर आपको मिलता है। बच्चा देख क्या होता है, BF3 जो है ना, जो तेरा BF3 है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है।
अच्छे वाला बैक बॉन्डिंग होती है। BCl3 में एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम हो जाता है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, BF3 के कंपैरिजन में BCl3 जो है उसकी लेविस एसिडिटी ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा लेना चाहता है, तो हाइड्रोलिसिस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस बेसिस पे आप इसको बता सकते हो, ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, हमें गंद फैलाने से मतलब नहीं है, ठीक है। बात पहले पड़ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर अपन बात करते हैं। नंबर 2 पर हम लोग लेके चलते हैं सोडियम। सोडियम के बाद में कौन है बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस। अपने से कहा जाता है कि बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। अपने से कहा जाता है बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, सोडियम पर +1, देखो सब में क्लोरीन कॉमन है, तो मैग्नीशियम पर +2, एल्यूमिनियम पर +3, सिलिकॉन पर +4, फास्फोरस पर +5। आप लोग क्या बोलोगे, सर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो केटायन का चार्ज, केटायन का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, पोलराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आप क्या बोल दोगे कि सर कोवलेंट करैक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आप लोग क्या बोल दोगे, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर कैसा आएगा, ऐसा आएगा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्लियर है, चलिएगा सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नंबर 3, नंबर 3 पर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ सर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन की दर क्या होगी। तो मेरे हिसाब से बात बहुत आसान है। देखो सर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, टॉप टू बॉटम जा रहे हो बेटा, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि केटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भी पोलराइजेशन क्या होता है, बढ़ता है। कोवलेंट करैक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और बच्चा ऑर्डर कैसा जाता है, इस टाइप का ऑर्डर आपको यहां पर मिलता है। क्लियर है, चलिएगा अगले एग्जांपल पर चलते हैं। अगले एग्जांपल पर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं। आपको दे रखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, ये आपको दे रखे हैं। आपसे कहा गया है कि बताओ सर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। तो अपन क्या बोलेंगे यार, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। कैसे, देखो यहां पर मैं बात करूं तो आप सब जानते हो कि यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ। बच्चा गलती कर जाता है, फ्लो में है ना सर, इसको भी लपेट लेता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि CCl4 मींस नो हाइड्रोलिसिस परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर बच्चा हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सो दैट अपन यहां पर बात करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, इनकी बात करते हैं। आप क्या बोलते हो, यहां से यहां तक जाते हो तो आप लोगों के केटायन का साइज क्या करता है, इंक्रीज। तो आप लोग क्या बोलोगे कि पोलराइजेशन क्या करेगा, एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हल्का सा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। केटायन का साइज इंक्रीज करता है तो पोलराइजेशन डिक्रीज करता है, कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज करते हैं, और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या करता है, डिक्रीज करता है। इट्स माय मिस्टेक, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। गड़बड़ हो गई, फ्लो में पता नहीं चला, मामला गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान रखा जाए, ठीक है। जब मास्टर गलती कर सकता है तो बच्चा सिली मिस्टेक कर दे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सॉरी, हल्का सा मिस्टेक हो गया, फ्लो में चलता गया, पता ही नहीं चला। तो अगर अपन कहते हैं केटायन का साइज इंक्रीज होता है तो पोलराइजेशन क्या होता है, डिक्रीज। अगर पोलराइजेशन डिक्रीज होता है तो आप लोग क्या कह दोगे कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है। तो यहां पर ऑर्डर जो है वो कैसा आता है, इस टाइप का। और अपन क्या बोल देंगे, CCl4 कहां चला जाएगा, सबसे लास्ट में। तो फाइनल ऑर्डर क्या मिलता है बेटा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद में क्या आता है बेटा, SN, और SN के बाद में क्या आ जाता है, CCl4। ये फाइनल ऑर्डर क्या है, आपको मिल जाता है। ये सारी कहानी किसकी होती है बेटा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस की होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, माय मिस्टेक, ठीक है। ध्यान से समझ लेना क्या लिखा गया है, थोड़ा सा पता ही नहीं चला, ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। चलो सर नोट करें। और बड़ी बात देखो, तुम में से कोई बच्चा बोला भी नहीं कि मास्टर क्या बता रहा है। और पोलराइजेशन तुम सबने पढ़ा हुआ है, पोलराइजेशन तुमने सबने पढ़ा हुआ है।
पोलराइजेशन तुमने सबने पढ़ा हुआ है। जल्दी करो बेटा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया भाई? डन है? जल्दी बोलो बेटा। हो गया सबका? चलो ठीक है, चलो ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात चल रही है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है उसमें हम लोग जो है वो आगे और बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस में हम लोग आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनना और देखते हैं कि क्या होने वाला है, देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। देखते जाइएगा और बात को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप लोगों को उसका ऑर्डर बनाना है कि वहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस टाइप से होगा। कितने हो गए? 4 हो गए। नंबर 5 अपन बात करते हैं सल्फर, अपन बात करते हैं सेलेनियम, अपन बात करते हैं बेटा टेल्यूरियम। आपको यहां पर बताना है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। आपको क्या बताना है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो फटाफट बताइएगा कि इन तीनों का ऑर्डर क्या आएगा। जल्दी कीजिएगा, जल्दी। क्या मतलब? आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच समझ के आंसर देना मेरे बच्चों, सोच समझ के आंसर देना। हवा में तीर मत छोड़ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी भाई, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, मारे जाओगे भाई। क्योंकि क्वेश्चन जो है तुम्हें पता है, तुम्हें दिया गया है तो सर कुछ ना कुछ तो खास बात है क्वेश्चन में। हाँ भाई, कोई बच्चा बताएगा बेटा या मास्टर खुद ही बता दे? बोला मास्टर तू खुद ही बता दे, अपन तो नहीं बताने वाले, है ना। एक आंसर आया है प्रेम का, प्रेम ने आंसर दिया है कि सर डिक्रीजिंग, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा SF6 का और सबसे कम होगा TeF6 का। ओके सर, एक आंसर आया है हमारे पास। सही और गलत तो बाद में देख लेंगे अपन, सही और गलत तो बाद में देख लेंगे। एक और आंसर, हाँ भाई एक और आंसर आया है बच्चों का। ओहो बहुत सारे आंसर आ गए। SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। शाहरुख ने लिखा है SF6 SF6 SF6। अच्छा टेल्यूरियम, ठीक है, SF6 की जगह टेल्यूरियम, चलो ठीक है। हाँ भाई अलग अलग आंसर आए हैं बच्चों के, किसी का भी आंसर मतलब आपस में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं सर, बात करते हैं अपन भी इस पर बात करते हैं।
सारे लोग जो है वो ध्यान से बात को समझते जाना और सुनना। देखो यार, आपको एक बात तो पता है, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये सबको पता है, ये मैंने बताया है। SF6 में सल्फर को ले लो, सल्फर खुद छोटा सा है, और अगर मैं टेल्यूरियम की बात करूं तो टेल्यूरियम खुद क्या है, बड़ा है। ये सबको पता है, ये बात सबको पता है। अपन कह रहे हैं कि SF6 में सल्फर पर 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, हो गया। टेल्यूरियम पर भी 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर यहां पर फ्लोरीन और यहां पर फ्लोरीन का साइज बराबर ही रहेगा बेटा, चेंज नहीं होगा, फ्लोरीन फिक्स है, सल्फर और टेल्यूरियम बदल रहे हैं। अब सुनो, देखो सर यहां पर साइज छोटा है, यहां पर साइज बड़ा है। यहां पर एक काम करते हैं, आपके H2O को अटैक करवाने के लिए लेके आते हैं। क्या H2O पर अटैक होगा क्या? नहीं होगा। रीजन क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग। रीजन क्या है बेटा? स्टेरिक क्राउडिंग। रीजन क्या है बेटा? स्टेरिक क्राउडिंग। रीजन क्या है बेटा? स्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर? यहां पर अपन बात करते हैं, यहां पर अपन बात करते हैं कि सर आपका जो H2O होता है, आपका H2O जब इस पर अटैक करने आता है, तो अटैक करने के लिए आएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, कम होने की वजह से आसानी से क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो बात ये आती है कि क्या यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन यहां पर हाइड्रोलिसिस जो है वो हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोलिसिस जो है वो हो जाएगा। बात पहले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इधर से इधर जाओगे मेरे बच्चे, इधर से इधर जाओगे तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, त्रिविम बाधा जो है वो क्या होती जाएगी, कम। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ता जाएगा। और मेरे बच्चे ऑर्डर कैसा आएगा, मेरे बच्चे ऑर्डर कैसा आएगा, इस टाइप का ऑर्डर आपके पास आएगा। क्लियर? ये सिंपल सा पॉइंट था बेटा, ये सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को क्या करनी थी, ध्यान में रखनी थी। ये सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को क्या रखनी थी, ध्यान में रखनी थी। ठीक है सर? तो ये कहानी आपकी मेरे बच्चे यहां पर खत्म होती है। तो चलिएगा इसका फोटो खींचो और बात को खत्म करते हैं। इसका फोटो खींचो और बात को खत्म करते हैं। जल्दी कीजिएगा भाई, फिर अगले पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। जल्दी कीजिएगा, फिर अगले पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। जल्दी करो, जल्दी से फोटो खींचो बच्चा। सर कैटायन साइज, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। किसने पूछा है? करीना, करीना कपूर बिटिया, बावली छोरी। एक बात बता, अपन क्या कह रहे हैं कि अपन जो पोलराइजेशन लगा रहे थे, अपन जो पोलराइजेशन लगा रहे थे वो हर जगह लग रहा था, लेकिन बेटा यहां पर पोलराइजेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग, त्रिविम बाधा आ गई। बात पल्ले पड़ गई। यहां पर कंडीशंस अब नॉर्मल नहीं है, अब यहां पर चीजें बदल गई है। अगर अपन पोलराइजेशन लगाएं तो आंसर अलग आएगा, लेकिन अपन क्या करें कि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से है, यहां पर अटैक हो ही नहीं पाता, ज्यादा कोवलेंट होने के बाद भी अटैक नहीं हो पाता। इसका रीजन हमें देखना है, ये चीज हमें पकड़नी है बिटिया। बात पल्ले पड़ गई बच्ची? जल्दी बता। हाँ भाई जल्दी बता बेटा। करीना जल्दी बता। ओके चलो, फोटो खींच लिया सबने? फोटो खींच लो भाई, फोटो खींच लो, डन बोल दो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींच लो, डन बोलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी डन बोलो, आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे बेटा प्रेक्षा, रोहित, सोयल, फैसल, अरे तुम लोग भी बोलो भैया। प्रेक्षा बिटिया, अच्छा जवाब आ गया तुम्हारा, डन। रोहित बिटू कहाँ है? हाँ ऐसे जवाब दिया कर बेटा। सो जाते हो क्या तुम्हें? तुम सो जाते हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक है? इसी के साथ आपका जो बेटा हाइड्रोलिसिस है ना, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपका हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोलिसिस का खेला खत्म। अब हाइड्रोलिसिस में आपके पास कुछ नहीं बचता है। ठीक है,
अब मैं आपको एक और एक कंपाउंड बताता हूं जिसकी रिएक्शंस आप लोगों के सिलेबस में बहुत बार पूछी गई है। वो जो रिएजेंट है वो कौन है मेरे बच्चे? तो अपन क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सारे बच्चे लोग है ना ध्यान से सुनेंगे और बात को समझेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन जो है वो बहुत काम की है और बहुत बार पूछी भी गई है। बहुत बार बच्चा क्या है उनमें कंफ्यूज रहता है कि यार जवाब क्या दूं क्या नहीं दूं। बहुत आसान चीजें होती हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें होती हैं और बहुत आसानी से आप लोग जो है उनको याद रख सकते हो। कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। नंबर 1, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके पास क्या है बेटा? एम्फोटेरिक मेटल। सुन लेना भाई, क्या बोला? क्या है? एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल जो जितने भी एम्फोटेरिक मेटल है जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन, पीबी, इनकी बात चल रही है। एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली है। आप बेटा जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाता है? सॉल्यूबल सॉल्ट। ध्यान से सुन लेना, सॉल्यूबल सॉल्ट, सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम जो है वो बनता है। और बेटा साथ में क्या निकलता है? आप लोगों की हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होती है? रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से क्या होती है मेरे बच्चे? रिलीज होती है। ये एक सिंपल सा नॉर्मल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? सिंपल सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? अब देखो सर, यहां पे हम लोग जो है वो हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये रिएक्शन जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं, आप आसानी से कर पाओगे, बहुत आसानी से बता पाओगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ना जिंक के साथ इसकी रिएक्शन समझाता हूं। ठीक है, फिर सारे रिएक्शन में एक साथ बता दूंगा। ओके, आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो तो सॉल्यूबल सोल्ट क्या बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कैसे निकलेगी? सुनना बच्चा, अपन क्या कहते हैं कि NaOH जो होता है, आप लोग ध्यान से सुनना और बात को समझना। अपन क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक में जब भी रिएक्शन होती है, ध्यान से सुनना, बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि यार हाइड्रोजन निकली तो निकली कैसे, NaOH हाइड्रोजन कैसे देगा यार, OH माइनस हाइड्रोजन क्यों देगा? ना बच्चा, गलत अप्रोच है ये क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन की गलत अप्रोच होती है। बच्चा सोच नहीं पाता या मास्टर समझा नहीं पाता या बच्चा समझ नहीं पाता। सुनना ध्यान से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीडियम जो है रिएक्शन के लिए नहीं बोला जाए तो आप कौन सा लेके चलोगे? वाटर। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमेशा वाटर लिया जाता है। बात पहले पड़ गई। अब सुन लो यार, तुम बोल दोगे, ध्यान से सुनना, मान लो एल्यूमिनियम पड़ा है। ठीक है, एल्यूमिनियम पड़ा है, NaOH पड़ा है, अलग अलग पड़े हैं, रिएक्शन हो जाएगी? नहीं सर, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। दोनों को मिक्स करेंगे तो NaOH जो होता है वो प्योर यूज नहीं होता। कोई भी रिएजेंट प्योर यूज नहीं होता, वहां पर मीडियम दिया जाता है। मीडियम क्या होता है? वाटर। पानी दिया जाता है, पानी दिया जाता है तब रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आ जाओ, अपन क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जिंक जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बच्चा क्या बना देता है? जिंक का हाइड्रोक्साइड। और जिंक का हाइड्रोक्साइड बनता है तो गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन। बेटा तेरी हाइड्रोजन गैस निकल गई, तेरी हाइड्रोजन गैस निकल गई, खत्म हो गया हाइड्रोजन गैस, काम यहीं पर निपट गया। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है ये किस नेचर का होता है? तो बच्चों तुम क्या बोलते हो कि सर ये एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है। तुम जानते हो एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। तो अपने पास यहां पर बच्चों क्या है? तो आपने क्या बोला? NaOH है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, ये क्या बन जाता है? लेविस बेस होता है। ये OH माइनस जो है, OH माइनस जो है वो किस पर अटैक करता है? आपके जिंक पर अटैक करता है। जिंक डी ब्लॉक का मेटल है, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ये क्या कर लेता है? तो आप क्या बोलते हो बेटा? ये जिंक है और ये 2 OH गेन कर लेता है और क्या बना देता है? ZnOH होल 4 और चार्ज कितना आ जाता है? -2, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 Na+ यहां पर आ जाते हैं।
Na2ZnOH होल 4 ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है? सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है? सोडियम जिंकेट। क्लियर बेटा? अब सुनो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? Na2ZnO2.2H2O। क्यों? देखो 4 OH है, 2 पानी निकाल दो। क्लियर? हाइड्रोजन का खेला खत्म, 2 ऑक्सीजन बच गया, Na2ZnO2.2H2O। ये होता है सोडियम जिंकेट। हाइड्रेटेड फॉर्म आपके सामने है, तो यहां पर ये रिएक्शन का एक पैटर्न होता है। तो बच्चा यहां पर क्या बन जाता है? तो अपन क्या कहते हैं कि Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या है? निकल जाती है। इसको क्या बोल दिया जाता है? तो ये क्या होता है मेरे बच्चे? तो तू क्या बोलेगा? सोडियम जिंकेट यहां पर बन जाता है। सोडियम जिंकेट यहां पर बन जाता है। बात क्लियर है सबको? आसान है, सिंपल है। कोई इश्यू हो तो बता देना, अदरवाइज इसको फोटो खींचो कि समझ आया कि नहीं आया। लपेटो भाई, फोटो खींचो इसका, लपेटो मेरे बच्चों और फोटो खींचो। फोटो खींच के डन बोल देना बेटा। कोई डाउट हो तो बता देना, डाउट हो तो बता देना। सोहेल, प्रेम, बाकी जनता बेटा, बाकी लोग भी बोलो ना यार, बाकी लोग भी बोलो भाई, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोले, जल्दी जल्दी बोले बच्चों। अभी चलेंगे? चलो प्रेक्षा, चलो बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात करते हैं, अब एक और बात करते हैं। ध्यान से सुनना भाई, जितने भी एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, ध्यान से सुनना भाई, जो बात बोल रहा हूं, अगली बात जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत काम की है, और आप लोग जो है उसकी हेल्प से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो। क्या? यहां पर मैं लिखता हूं ऑल एम्फोटेरिक मेटल, ऑल एम्फोटेरिक मेटल, जितने भी एम्फोटेरिक मेटल हैं वो NaOH के साथ और डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। बच्चा मैंने क्या लिखा कि जितने भी एम्फोटेरिक मेटल हैं, सारे के सारे एम्फोटेरिक मेटल जो हैं NaOH और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो अपन क्या कह देते हैं कि सर हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे मैं आपको प्रोडक्ट बनाने सिखा देता हूं। आ जाओ भैया। सबसे पहले एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, बेरिलियम, Sn और Pb। 1 2 3 4 5, ये 5 एम्फोटेरिक मेटल आपके पास है। आप लोग मेरे बच्चों जब इनका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, जब आप लोग इनका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो एक चीज तो पता है, कॉमन प्रोडक्ट सबका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। क्लियर? बट यहां पर अपन बात करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देता है? +3, +3 देता है, तो अपन क्या बोलेंगे? NaAlO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaAlO2 बन जाएगा। वेरी सिंपल, बन गया। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो बच्चा, कितना आएगा? +3। अगर +3 नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्लियर? ठीक है। जिंक की बात करता हूं, इसको क्या बोल दोगे? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोल दोगे? सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर? अगली बात सुनना, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हो बच्चों क्या होता है? +2। तो देख लो यहां पर +2 है, सोडियम जिंकेट। बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का भी +2 होता है, Na2BeO2, सोडियम बेरिलेट। Sn की बात करता हूं, Sn के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक होता है +2, एक होता है +4। अपन क्या कहते हैं कि यहां पर कौन सा बनेगा? +2 बनेगा। क्लियर है? यहां पर +4 में ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो अपन क्या कहते हैं कि क्या बनता है? Na2SnO2। इसको बोल देते हैं सोडियम स्टेनाइट। क्या बोल देते हैं? सोडियम स्टेनाइट। क्लियर?
प्लम्बर लेड की मैं बात करता हूं तो यहां भी +2 में बनेगा Na2PbO2। ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाते हैं। सर सबका कॉमन प्रोडक्ट कौन सी गैस होती है? तो अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? पहला प्रोडक्ट ये रहा, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट की बात सुनना भाई, दूसरे प्रोडक्ट की बात सुनना। अपन क्या कहते हैं कि अगर आप लोग डाइल्यूट एसिड ले लेते हो तो क्या होगा वो भी सुन लो। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा बेटा? AlCl3। जिंक क्या बनाएगा बेटा? ZnCl2। बेरिलियम बेटा क्या बनाएगा? BeCl2। Sn बेटा क्या बनाएगा? SnCl2। Pb बेटा क्या बनाएगा? PbCl2। और मेरे बच्चे सबका कॉमन प्रोडक्ट कौन सी गैस होती है? तो अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं बेटा? ये लिबरेट कर देते हैं बड़ी ही आसानी से लिबरेट कर देते हैं। अगली बात सुनना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। देखो सर, अगर आप लोग जिंक की बात करते हो तो जिंक के साथ क्या क्या कर्मकांड होते हैं, जिंक कैसा कर्मकांडी है वो सुनना। नंबर 1, अगर आप लोग जिंक की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो ये क्या बना देता है? जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर आप लोग जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हो तो ये क्या बना देता है? Na2ZnO2 हाइड्रोजन गैस। अगर कोई जिंक 2+ का सोल्ट है, आप लोग इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हो तो ये क्या बना देता है? जिंक हाइड्रोक्साइड का PPT। अगर अपन कहते हैं कि अगर आप लोग जिंक 2+ की रिएक्शन एक्सिस ऑफ NaOH के साथ करवा देते हो, NaOH के आधिक्य के साथ करवा देते हो तो बेटा ये प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? तो अपन क्या कहते हैं कि Na2ZnOH होल 4 जो है वो आपको मिल जाता है। ये चीजें आपको क्या करनी है बेटा? ध्यान में रखनी है कि किसका प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप से बनेगा। क्लियर? तो चलिएगा फोटो खींचो, बात को आगे बढ़ाते हैं। फोटो खींचो बच्चा, बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई फोटो खींचो बच्चों, जल्दी जल्दी से जवाब दो। क्या आपने निपटा दिया क्या? डन सर, बहुत बढ़िया सर, सबने निपटा बहुत अच्छे सर। हाँ भाई हो गया बेटा। चलो अब आते हैं बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे मिलेगा। बहुत आसान होता है और मेरे बच्चों तुम आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो देखते जाना बच्चों और बात को सुनते जाना, समझते जाना। ठीक है, देखना। आ जाओ अब समझना। देखो सर, अगले पॉइंट की अपन लोग बात करते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा और चेक करते हैं। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग समझ जाओगे। क्वेश्चन के थ्रू लेता हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग जवाब दे भी दोगे। क्या है? इन विच रिएक्शन हाइड्रोजन गैस will be liberated? ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। जिंक प्लस H2O, दूसरा ऑप्शन है जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, तीसरा ऑप्शन है जिंक प्लस NaOH,
चौथा ऑप्शन है ऑल इज वेल। आपको यह बताना है कि कौन सा आंसर सही है। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको दिए हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन बता दो। आंसर दिया है शाहरुख ने फोर्थ, एक आंसर दिया है शाहरुख ने फोर्थ, प्रेम ने आंसर दिया है फोर्थ। हाँ भाई जल्दी जल्दी बोलो, दो बच्चों के आंसर हैं, दोनों के आंसर है बच्चा फोर्थ। दो बच्चों के आंसर आए हैं और दोनों के आंसर क्या है? फोर्थ। अरे बाकी लोग अभी अभी पढ़ा के आया हूं यार, अभी तो शायद यहीं पे था, अभी मिटाया है जस्ट मैंने, अभी जस्ट ही मिटाया है यार। कम से कम आंसर तो आपको देना चाहिए बेटा। सोहेल ने आंसर दिया है 4, करीना ने आंसर दिया है 4, रोहित, प्रेक्षा, फैसल, बाकी लोग कहां हैं भाई? बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोग कहां हैं? जल्दी बताओ भाई। अरे फैसल वाह, क्या बात है बेटा, आज जवाब नहीं दे रहा तो सो रहा है क्या? चलो हाँ भाई, सब बच्चों के आंसर क्या है? सेम है। बिल्कुल बेटा, आप लोग समझ गए होंगे, तीनों रिएक्शन मैंने अभी अभी लिखी हैं और इन तीनों रिएक्शन का ही प्रोडक्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। क्लियर है? तो आंसर विल बी फोर्थ, ऑल इज वेल। क्लियर है सर? चलिएगा, ये तो एक और सिंपल से क्वेश्चन की बात। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है? नया क्वेश्चन लेके आते हैं, नए क्वेश्चन की बात करते हैं, नया क्वेश्चन लेके आते हैं, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड, ठीक है? नंबर 1 जिंक प्लस NaOH, दूसरा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH, तीसरा जिंक क्लोराइड प्लस एक्सिस NaOH, ठीक है? चौथा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये आपको मिले हुए हैं बच्चों और आपको ये बताना है कि क्या होगा। बच्चे ने आंसर दिया है सेकंड, हाँ भाई सोडियम जिंकेट बनाना है। करीना ने आंसर दिया है फर्स्ट, एक प्रेम ने आंसर दिया है फोर्थ, बाकी लोग बाकी लोग और बता दो बेटा। अबे मूर्खों, मेरे बजर बटुओं, सब चीजें तुम्हारे सामने है फिर भी तुम गड़बड़ कर जाते हो क्या यार? अभी जस्ट पढ़ाए हैं, याद होगा यहां पर 3 रिएक्शन लिखे थे, वो तीनों रिएक्शन यही तो थे। आप लोग अगर NaOH के साथ इनकी रिएक्शन किसी के साथ भी करवाते हो तो सबका प्रोडक्ट क्या बनता है? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनता है। आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ, ऑल इज वेल। बात पल्ले पड़ गई यार, अभी अभी लिखे थे, देखो देखिए पीछे वाली स्लाइड निकाल के देखो, जो स्क्रीनशॉट था उसमें देखो, क्या ये नहीं था क्या बेटा? सिंपल है यार, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग? बात पल्ले पड़ गई? मतलब यार बावड़ी जनता रे। चलो कोई बात नहीं, पल्ले पड़ गया क्या? तीनों रिएक्शन देखो यार, अभी अभी जस्ट पढ़ा के आया हूं, पीछे लिख के आया हूं, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। एक बच्ची का आंसर सही है, प्रेम का। चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। अब ये बताओ सबको पल्ले पड़ गया? हाँ या ना, या दोबारा बताऊं? जल्दी जल्दी बताओ, सबको क्लियर है बेटा? चलूं आगे, आगे बढ़े? कोई बात नहीं, गलती करके सीखोगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले रिएक्शन की बात करते हैं।
ठीक है, देखना। अब देखो सर, अगले रिएक्शन की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप लोग देखो सर, NaOH की बात चल रही है। NaOH की रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ देख चुके हैं, मेटल का खेल हम खत्म कर चुके हैं, मेटल की रिएक्शन हम देख चुके हैं NaOH के साथ कैसे होती है। अब हम चलते हैं नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल प्लस NaOH की बात करते हैं, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। देखना, नॉन मेटल प्लस NaOH की बात करते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट कैसे बनता है, सुनना। जैसे नॉन मेटल में सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, F2 की। अगर बेटा फ्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है तो ये क्या बना देता है, तो अपन कहते हैं कि NaF साथ में H2O और साथ में क्या बन जाता है, तो अपन कहते हैं ऑक्सीजन बनता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन बनता है। क्लियर है? देखो सर, यहां पर बहुत ही आसानी से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास बनता है, रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 2 में हम बात करते हैं, अगर आप लोग क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हो, सुन लेना, किसकी रिएक्शन करवाते हो, क्लोरीन की। क्लोरीन की रिएक्शन आप दो तरीके से करवा सकते हो। नंबर 1, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ करवा सकते हो। बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl प्लस NaOCl, ये प्रोडक्ट बनता है। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। यहां पर क्लोरीन का कितना है, -1, और यहां पर क्लोरीन का कितना है, +1। यू नो सर, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, तो आप लोग जानते हो डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स आपके पास हो जाती है। क्लियर? पहला केस। दूसरा केस सुनना, अगर इसी क्लोरीन की रिएक्शन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करवा दूं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करवा दूं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जब आप लोग करवा देते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl और साथ में क्या बन जाता है, NaClO3, ये प्रोडक्ट बन जाता है। क्लोरीन यहां पर 0 में है, यहां पर -1 में है, और यहां पर कितने में है, +5 में। कितने में है, +5 में। तो तुम देखोगे कि 0 से -1 रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर फिर क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स आपके पास हो जाता है। क्लियर? ये बनता है मेरे बच्चे। अगर ये आपके पास बन जाता है तो मेरे बात पल्ले ये पड़ती है कि कौन से भी NaOH के साथ करवा दो, हमेशा क्या देता है बेटा ये, तो अपन कहते हैं डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स देता है। क्लोरीन की करवा दो, या फिर तुम ब्रोमीन की करवा दो, या फिर तुम आयोडीन की करवा दो। बेटा तीनों जगह पर रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। तीनों जगह पर प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, सेम। अगर आप ब्रोमीन लोगे तो Cl की जगह Br कर दो, आयोडीन लेते हो तो Cl की जगह I कर दो, आपके आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जगह है मेरे पास, वहां पर ऊपर जगह कम है। ठीक है, सुनना। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं, अगर बेटा PH3 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है, PH3 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती, सॉरी PH3 नहीं रे, फॉस्फोरस की, नॉन मेटल की रिएक्शन चल रही है ना, फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर करवाई जाती है तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला प्रोडक्ट PH3 और दूसरा प्रोडक्ट NaH2PO2 जो है वो बनता है। यहां पर अपन कहते हैं इसको क्या बोला जाता है, तो आप क्या कहते हो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट क्या होता है, बनता है। तुम देखोगे यहां पर 0 में है बेटा, यहां पर -3 में है, और यहां पर कितने में है, +1 में है। तो तुम फिर से ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर रिएक्शन कौन सा हुआ है, डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स हुआ है। क्लियर? ये हो जाता है। नंबर 4 पर बेटा अपन बात करते हैं कि अगर आप लोग S8 सल्फर का रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, तो अपन क्या कहते हैं, फिर से वही प्रोडक्ट आ जाते हैं, लेकिन Na2S के साथ Na2H2O3 जो है वो बनता है। ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाते हैं। फिर से आपको क्या मिल जाता है, डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स जो है वो मिल जाता है। क्लियर है? ये आपके पास होता है। आप आसानी से रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब सुनना, अपन क्या कह सकते हैं कि सर क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर। अगर इन सब की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाते हो, NaOH के साथ करवाते हो, तो आपको प्रोडक्ट किसके हिसाब से मिलते हैं, डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स के हिसाब से मिलते हैं। क्लियर है? ये कंडीशन किसकी होती है, डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स की होती है। तो फटाफट से फोटो खींच लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। फटाफट से फोटो खींच लीजिएगा और कोई दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। फोटो खींचो मेरे बच्चों, फोटो खींचो। हो गया भाई? सर 3 नंबर दोबारा बताना। सोयल 3 नंबर बेटा फॉस्फोरस है। अगर फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है तो अपन क्या कहते हैं कि डिस्प्रपोर्शन करवाना है। तो 0 से वो कहां पर जाता है, -3 यानी कि फॉस्फिन गैस देता है, और 0 से वो कहां जाता है, +1। ये याद आ रहा होगा बेटा, H3PO2, H3PO2 याद आ रहा है क्या सोहेल? बेटा उसको अपन क्या बोलते थे, अपन बोलते थे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, उसका सोल्ट क्या बन जाता है, NaH2PO2, यानी कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइट जो है वो बन जाता है। यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाता है मेरे बच्चे, +1 आ जाता है। यहां पर कितना है, -3, और 0 से -3 रिडक्शन हो जाता है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो जाता है, और पूरे रिएक्शन को बच्चा क्या बोल देते हैं, डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स बोल देते हैं। क्लियर सोहेल? यस और नो? सोहेल बता बेटे, बात क्लियर है, हाँ या ना? सोहेल क्लियर बेटा? चलें आगे। चलो भैया अगली बात पे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं। अब देखो सर, अब हम लोग रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और NaOH को खत्म कर देते हैं। ठीक है, NaOH को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। NaOH के रिएक्शंस को यहां पर निपटा के नक्की कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन बता रहा हूं और वो देखना। देखो सर, कई बार है ना हमें क्वेश्चन मिल जाता है, क्या मिल जाता है कि NaOH जो है उसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, ClO2 के साथ। बेटा किसके साथ करवानी है, ClO2 के साथ। तो दिमाग में क्या आता है, यार ऐसे कैसे करवाऊं? तुम एक बात भूल जाते हो, ClO2 जो है, ध्यान से सुनना, ClO2 जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, अनकॉमन है। देखो रिएक्शन सोल्व करने का तरीका बता देता हूं, अनकॉमन है। देखो पानी यहाँ पे होगा ही होगा, बिना पानी के तो काम चलेगा नहीं। तो ये पानी में क्या दे देता है बेटा, तो आप कह देते हो कि सर +4 से ये +3 दे देता है, क्या HClO2, और साथ में क्या दे देता है बेटा, HClO3। ये दे देता है +3 और ये दे देता है +5। कल ये रिएक्शन बता चुका हूं। ClO2 ये प्रोडक्ट देता है, ये दोनों के दोनों क्या है, एसिड है। एसिड है तो बेटा NaOH डालोगे, NaOH पड़ा है, NaOH डालोगे, NaOH डालोगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, NaClO2, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, NaClO3। तो अपन क्या कहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाता है, NaClO2, और यहां पर क्या आ जाता है, NaClO3। ये प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, बन जाते हैं। क्लियर है? ये सिंपल सी कहानी होती है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और कोई दिक्कत लगे तो बता दीजिए, कोई दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। फोटो खींचो और बताओ क्या बात समझ आ गई क्या? डन है बेटा, सबका खेल सही है? चले भाई, क्लियर? चलो ठीक है सर।
ओके तो चलिएगा सर, इसी के साथ आपका NaOH खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो कल की अपडेट बहुत बढ़िया होने वाली है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है सर, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।